हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता हम इतिहास पढ़े थे और हमारा इतिहास जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा आधुनिक इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, एक है प्राचीन इतिहास। तो हम अभी जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़े थे और उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये मुगल साम्राज्य ये काफी बड़ा है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो मुगल साम्राज्य था, यहाँ पे सबसे पहले जो शासक बनते हैं वो थे बाबर। फिर बाबर, इनकी वाइफ कौन थी? माहिम बेगम। फिर इनसे जो पुत्र होता है वो है हुमायूं, यानी बाबर के बाद शासक कौन बना? हुमायूं, बाबर का पुत्र। फिर हुमायूं की जो पत्नी होती है वो है हमीदा बानो बेगम और इनके पुत्र थे कौन? अकबर, यानी हुमायूं के बाद अकबर बने। देखो, ऐसे आप इसको ध्यान देते जाना, वहां पे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये ध्यान देना कि सबसे पहले बाबर शासक हुए, फिर हुमायूं शासक हुए, फिर अकबर हुए, यानी इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये। अब इनके पुत्र ये, यानी कौन? जहांगीर। ये अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे, जहांगीर। फिर जहांगीर की वाइफ कौन थी? जगत गोसाइनी। तो इनके जो पुत्र थे उनका नाम था शाहजहां। तो इनके बाद ये शासक बने। तो आप बस यही क्रम याद रखिए कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। अब फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान दीजिए, इनकी पत्नी को तो सभी जानते हैं, मुमताज महल। तो जो शाहजहां के पुत्र थे उसमें थे एक दारा शिको, शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब, यानी इनके 4 पुत्र थे। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो औरंगजेब थे इन्होंने अपने तीनों भाइयों को मार डाला और उसके बाद ये गद्दी पर बैठे। अब जो औरंगजेब थे इनके जो है वो 3 पुत्र थे, इसमें थे आजम, काम बख्श, मुअज्जम। अब यहाँ पे जो मुअज्जम थे ये दोनों भाइयों को मार दिए अपने और फिर ये राजा बने। यहाँ पे ध्यान देना, इनका जो है एक नाम और था बहादुर शाह और फिर शाह आलम। अब यहाँ पे फर्स्ट क्यों लगा है? पहले तो इनका नाम बहादुर शाह ही रहता है, लेकिन इनके बाद भी कोई अपना नाम ही रख लेता है तो इनको फर्स्ट लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, ये अपने नाम में फर्स्ट खुद नहीं लगाते हैं, इनके ही काल के लोग लगाए होंगे। तो उसके बाद जो मुअज्जम है, इनके जो पुत्र होते हैं वो है अजीज हमसा, रफी हमसा, जहां शाह। और इसमें भी वही होता है, इन तीनों लोगों को मतलब मार मार के फिर राजा बनते हैं जहांदार शाह। और फिर जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियर और फिर फर्रुख सियर के जो मतलब दूर के रिलेटिव रहते हैं वो, उनका नाम है मोहम्मद शाह, ये राजा बनते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुअज्जम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह। और उसके बाद अब देखिए फिर यहाँ पे आलमगीर सेकेंड। तो आलमगीर फर्स्ट कौन है? अभी मैंने आपको बताया जो आलमगीर फर्स्ट है वो औरंगजेब है, तो इसलिए इनको आलमगीर सेकेंड बोलना पड़ रहा है, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद आलमगीर सेकेंड के पुत्र शाह आलम सेकेंड, फिर इनके पुत्र अकबर सेकेंड। वो जो अकबर है वो अकबर द ग्रेट है, लेकिन ये कौन है? अकबर सेकेंड। और इनकी पत्नी है लाल बाई। फिर इनके पुत्र होते हैं बहादुर शाह और फिर मुगल साम्राज्य के ये अंतिम शासक बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बाबर के बारे में हम सबसे पहले डिटेल में देखते हैं। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, तो फ्रेंड्स जब हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत तो वहां पे हमने देखा जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी राजवंश का अंतिम शासक था और मतलब मुगल शासन का जो है वो अंतिम शासक। तो जब इब्राहिम लोदी थे, जब उनका राज चल रहा था, तो उसी समय ये बाबर ने जो है वहां पे आक्रमण किया भारत में। तो फिर उन्होंने इब्राहिम लोदी को मार दिया। इसके बाद मुगल शासन जो है वो शुरू हुआ। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। अब यहाँ पे देखिए, जो बाबर है इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ये स्थान ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना में। अब ये पैतृक पक्ष से तैमूर का वंशज, जबकि मातृ पक्ष से चंगेज खान का वंशज था। अब इसका क्या मतलब फ्रेंड्स? मतलब ये है कि ये जो इनके मतलब दादा परदादा थे, तो ये अपने आप को ये मानते थे कि हम जो है पैतृक पक्ष से तैमूर के वंशज हैं, यानी तैमूर जो ये बहुत महान रहते हैं, तो इनको मतलब ये यही बोलते हैं कि पैतृक पक्ष से मैं तैमूर का वंशज हूँ और मातृ पक्ष से कहीं न कहीं चंगेज खान का वंशज हूँ। तो ये ऐसे ही पूछा जाता है कि बाबर जो है वो पैतृक पक्ष से किसके वंशज हैं और मातृ पक्ष से किसके वंशज हैं। तो आप ये दोनों ध्यान रखना, पैतृक से तैमूर और मातृ से चंगेज खान के। 1504 ईस्वी में काबुल
काबुल किसको बोला जाता है, अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया और पहली बार खुद को सम्राट यानी बादशाह घोषित किया। इसको आप ध्यान रखना। ये मतलब ऐसे पूछ सकता है कि सम्राट इन्होंने अपने आप को कब घोषित किया, तो काबुल पर विजय पाने के बाद, काबुल पर कब्जा करने के बाद। इसके पहले उनके पास मिर्जा की उपाधि थी, मतलब जब ये इस पे कब्जा नहीं किए थे तो इससे पहले उनके पास किसकी उपाधि थी, मिर्जा की उपाधि थी, मतलब इन्हीं को मिर्जा बोला जाता था। इब्राहिम लोदी के चाचा, वही इब्राहिम लोदी जिनको इन्होंने मार के मुगल शासन की स्थापना की थी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और बाबर को भारत पर आक्रमण करने वालों में से एक था। मतलब इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान, तो फ्रेंड्स जो आलम खान था वो जो है दौलत खान के साथ में मिलकर बाबर को भारत आमंत्रित किया, जिसके कारण 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई। अब यहाँ पे क्या कहानी थी कि मतलब ये जो बाबर थे ये सोचते थे जब मुझे कोई आक्रमण के लिए आमंत्रित करेगा तभी मैं आक्रमण करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और यहाँ पे क्या हुआ, आलम खान ने दौलत खान के साथ मिलकर उनको आमंत्रित कर दिया, तो इनको अब मतलब आक्रमण करना ही था। तो फिर इसी वजह से जब आलम खान ने इनको आमंत्रित किया तो 1526 ईस्वी में, ये डेट याद रखना, पानीपत की पहली लड़ाई हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई और किनके बीच हुई, वही मतलब आलम खान, दौलत खान और फिर बाबर के बीच में। तो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उनके अफगान समर्थकों को हराया था, मतलब इनके कुछ साथी तो होंगे, तो सबको इन्होंने हरा दिया और फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यह सबसे शुरुआती लड़ाई थी जिसमें बारूद की आग्नेय अस्त्रों और फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था बाबर की ओर से। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय में सबसे पहले आग्नेय अस्त्रों का, मतलब जैसे जो इस समय में जैसे मान लो अलग अलग तरह के जो भी हथियार होते हैं बड़े बड़े से, तो उस समय के लिए ये बहुत बड़ा माना जाता था कि आग्नेय अस्त्र, फील्ड आर्टिलरी, ये सब बहुत बड़े हथियार हैं। तो ये सबसे पहले यूज किया गया था बाबर की ओर से। अब फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद खानवा की लड़ाई होती है 1527 ईस्वी में, और ये किनके बीच में होती है, एक तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो इस दौरान जो है राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। ध्यान रखना, किसको क्या करने के बाद किस चीज की उपाधि ले रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो खानवा की लड़ाई में इन्होंने गाजी की उपाधि लिए थे और इसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया था। बाबर ने इस युद्ध को राजपूतों के विरुद्ध जिहाद घोषित कर दिया। अब ये जिहाद क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जिहाद इन्होंने किस लड़ाई में नारा दिया जिहाद का, तो हम बोलेंगे खानवा की लड़ाई में। लेकिन ये जिहाद होता क्या है, जिहाद ये है फ्रेंड्स, इन्होंने अपने सैनिकों से बोला कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये धर्म के नाम पे है, मतलब अगर आपको इसमें मृत्यु मिले या कुछ भी मिले, आप बस लड़ो, आपको जन्नत नसीब होगी, ऐसा कुछ मतलब उनको खूब बताया कि जन्नत मिलेगी, हम मतलब मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कुछ उनको बताया। तो वही होता है जिहाद, मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई है ये। तो धर्म के नाम पे लड़ाई कोई भी लड़ने को तैयार हो ही जाएगा। फिर उन लोगों में इतना जोश आ गया था कि फिर मतलब वो लोग जीत ही लिए थे। तो फ्रेंड्स उसके बाद होता है चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में। ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, बाबर जीत जाता है और फिर मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद होता है घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में। ये किनके बीच होता है, अफगानों के खिलाफ, और इसका नेतृत्व कौन करता है, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फिर इनकी जो है 1930 में आगरा में मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनको दफनाया कहाँ जाता है, आराम बाग में, और बाद में उनकी अस्थियों को काबुल में दफनाया जाता है। इसको ध्यान रखना, मृत्यु होती है आगरा में, दफनाया जाता है आराम बाग में, लेकिन बाद में इनकी अस्थियों को काबुल में दफनाया जाता है, वहां से लाके काबुल में दफनाते हैं। बाबर वह मुगल शासक थे जिनका जीवन धैर्य और संकल्प का पाठ पढ़ाता है। वो तो सही ही बात है, मतलब इतनी सारी लड़ाइयाँ और सब, अब देख लो बिना आमंत्रित किए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सब क्या है, वही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक जो है मुबाल्यन, एक टेक्निक थी मुबाल्यन, उसका आविष्कार बाबर ने ही किया था। अब ये मुबाल्यन का क्या होता है, ये मतलब एक काल्पनिक कविता, मतलब आप किसी को भी इमेजिन कर लो कि कोई है और उसी के बारे में कुछ भी लिखते जाओ। ये मतलब बोलते भी थे कि जब भी मैं महल में जाता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, जब वो मेरे सामने आता है तो मेरा दिल जो है धक कर जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखते थे, जबकि वो बच्चा था नहीं, बस ये उसको इमेजिन करते थे। तो वही है मुबाल्यन, मतलब काल्पनिक कविता। और ये जो है फारसी में कविता की एक नई शैली थी, फारसी में कविता की एक नई शैली थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है कि तुजू के बाबरी किसके द्वारा लिखा गया।
तुजुके बाबरी, ये जो है बाबर की आत्मकथा है और ये जो है बाबर द्वारा ही लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान एक खाना के द्वारा किया गया और अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेब्रिज के द्वारा किया गया। ये आप इतना पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का प्रसारित किया था। ये शाहरुख जो है उन्हीं के एक पुत्र थे, उन्हीं के नाम पे इसका मतलब ये प्रसारण किए थे। उनकी उदारता के कारण, यानी वो जो इतने उदार नेचर के थे, इस वजह से उनको कलंदर के नाम से जाना जाता है। कलंदर के नाम से, बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया मतलब लड़ाइयाँ सारी, अब ये देखिए यहाँ पे जो सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी उसका एक मतलब छोटा सा ट्रिक देख लीजिए कि बाबर जो भी लड़ाई लड़े थे उसके लिए ये आप ध्यान रखना। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो इससे आपको आसानी होगी। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 15-15 याद रखना बस, कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि तुलघामा टेक्निक ये भी बाबर के द्वारा जो है लाया गया था। और ये तुलघामा टेक्निक क्या था? ये अपने सैनिकों को मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते थे कि एक जो है वो सामने से वार करेंगे, एक इधर से वार करेंगे, एक इधर से वार करेंगे। इस तरह से ये तुलघामा टेक्निक भी जो है बाबर लेके आए थे। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।